देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे अभी हाल ही में जैक बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, जुलाई के एंड तक में आ जाएगा, यानी मैट्रिक का और इंटर का। तो मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट आएगा, गवर्नमेंट का कहना है कि जो मैट्रिक वाला रिजल्ट आएगी वो 9th क्लास के रिजल्ट के बेस पे आएगा, और जो 12th का रिजल्ट आएगा यानी इंटर का वो आपका 11th के रिजल्ट के बेस पे आएगा। तो इसका क्या है फॉर्मूला, वो पूरा हम डिटेल जो है वो समझेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं मैट्रिक का। तो देखिए मैट्रिक का जो है वो 9th के बेस पे होगा, 9th के रिजल्ट के बेस पे होगा। तो 9th क्लास में जो आपका एग्जाम्स होता था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता था। और होता क्या था, देखिए ये सारे सब्जेक्ट का, ये पांचों सब्जेक्ट का एक साथ होता था, सारे का 50-50 करके मार्क्स होता था, यानी कुल आपको 250 नंबर के एग्जाम्स होते थे। और उसमें आप 9th का आपका अगर रिजल्ट देखेगा तो उसमें ग्रेड होता था। ग्रेड में जैसे कि क्या होता था, अगर मान लो आपको A+ ग्रेड है तो आपका 80% या फिर एबव आपका परसेंटेज हो सकता है, या फिर अगर आपका A ग्रेड है आपका रिजल्ट पे तो आपको 60% से लेकर 79% तक आपका वो परसेंटेज है। अगर B है तो वो आपका 45% से 59% तक है, और अगर C है आपका तो 33% to 44% तक आपका परसेंटेज हो सकता है, आपका रिजल्ट का परसेंटेज। तो अब मान लीजिए कि ये पांचों सब्जेक्ट का फुल मार्क्स 250 था। मान लीजिए 9th के रिजल्ट के बेस पे जो रिजल्ट आपको शो हुआ है, A+ आपने ले आया, तो A+ ले आया मतलब 80% आपने लाया ही होगा मिनिमम, या फिर 80% ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम मिनिमम को कंसिडर करते हैं, मैंने 80% मान लिया आपने ले आया है। तो 250 पे मान लिया आपने 80% लाया है, तो आप कितना लाए, कुल 200 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर आप हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 200 मार्क्स आपने कुल लेके आया। अब आपने 200 मार्क्स जो लेके आया, क्योंकि रिजल्ट में आपका इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है कि आपने हिंदी में कितना लाया, इंग्लिश में, मैथ में, इंडिविजुअल नहीं दिया है, तो हम एवरेज निकाल लेंगे। ये मेरा 200 मार्क्स ये पांचों सब्जेक्ट का है, तो एक सब्जेक्ट में हमको कितना मार्क्स मिला होगा, हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5 का 5 और 5 चौके 20, यानी कि एवरेज अगर हम देखें तो एक सब्जेक्ट में हमको 40 नंबर मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमको, अगर हम मान लीजिए हिंदी में मान लीजिए हमने 40 लाया, अब जो 10th में आपको जो मिलेगा मार्क्स, जैसे हिंदी में आपको कितना, थ्योरी 80 का होता है, तो ये 40 नंबर आपको कितना में आया, 50 फुल मार्क्स था, 50 फुल मार्क्स में आपको आया 40 नंबर, ठीक है। तो हम अगर एक एक नियम विधि से निकालते हैं, 50 में 40 आया, तो हम अब जो थ्योरी का जो पेपर्स होता है 10th में वो 80 का होगा हिंदी का, तो हमको 80 में कितना आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 40/50 गुना 80, ठीक है। हम काट देते हैं, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 से फिर काट देंगे, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है। फिर ये 8 और ये 8 गुना कर देंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो हम 50 में अगर 40 लेके आ रहे हैं 9th क्लास के रिजल्ट के हिसाब से, तो हमको 80 में 64 मिल जाना चाहिए, ठीक है। हमको थ्योरी में 64 मिल गया। अब 20 नंबर जो हमको मिलेगा, 20 नंबर में क्या है, देखा आपको कैसे है, वो प्रैक्टिकल है और आंतरिक मूल्यांकन है, इंटरनल असेसमेंट। तो प्रैक्टिकल, जैसे जिस प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल होता है, मैं प्रैक्टिकल में आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ का प्रैक्टिकल होता है, साइंस का होगा, SST का होगा, इसमें जो भी आपको नंबर मिलना है 20 में आपको मिल जाएगा, 17 18 जो भी है वो आपको मिल जाएगा। और जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी का, आपको आंतरिक मूल्यांकन के तहत 20 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो उस आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है, मैंने जो सरकार जो है वो 4 सदस्य का एक कमेटी बनाएगी, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको क्या क्या दिया, कितना नंबर आपको मिलेगा 20 में से आंतरिक मूल्यांकन के तहत। तो उसके लिए 7 पैरामीटर उन्होंने डिसाइड किया है। तो 7 पैरामीटर क्या क्या है हम आपको बता देते हैं, एक एक करके सुन लीजिए। आपकी जो कक्षाएं चली थी ऑफलाइंस वाली, आपकी 10th की और 12th की, नवंबर से आपका वो चला हुआ था पिछले 2020 में, तो उसमें क्लास में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। उसके बाद ऑनलाइन जो क्लासेस हुई थी 10th की और 12th की, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसे थी। उसके बाद थर्ड जो है, जैक बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया था उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एग्जाम्स हुई थी, उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, थर्ड। फिर चौथा क्या है कि आपकी जो इंटरनल्स अगर एग्जाम्स हुए थे 10th का और 12th का, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या था ये देखा जाएगा, 4 हुआ। 5वां क्या है कि आपके 9th क्लास में जो मासिक
त्रैमासिक या अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हुई थी उसमें आपके परफॉर्मेंस क्या थी, 5वां। 6वां क्या है देखिए, 9th क्लास में सॉरी अटेंडेंस कैसा था वो देखा जाएगा। फिर क्या है कि 9th और 11th में आपके जो इंटरनल असेसमेंट के तहत जो आपके मार्क्स मिले थे, आंतरिक मूल्यांकन के तहत जो मार्क्स मिले थे वो देखा जाएगा। तो ये पूरे 7 पैरामीटर्स को देखते हुए 20 में से कितना दिया जाना है वो जो 4 सदस्य कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। तो मान लीजिए कि आपको 64 में से आपको मान लीजिए कि 15 मिल जाता है, हम मिनिमम मान के चलते हैं, इससे आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इसमें आप अगर जोड़ लीजिए 5 4 9 हो गया और फिर 6 और इधर एक 7, यानी कि एवरेज आप पकड़ लीजिए 79 नंबर्स आपको जो है मिलना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ, प्रैक्टिकल में आपने जैसे परफॉर्मेंस किया उसमें आप इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक वे हो गया कि आपको इस तरह से मार्क्स मिल सकता है। मैट्रिक का रिजल्ट का दूसरा जो वे है, रिजल्ट कैसा निकाला जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर हम देखें तो उसमें क्या है देखिए, क्योंकि 9th का जो रिजल्ट है उसमें आपको ग्रेड दिया हुआ था, ठीक है। तो ग्रेड में क्या होगा कि एवरेज में हम आ जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जैसे हर सब्जेक्ट का 50-50 करके मार्क्स करके था आपका, तो चूंकि रिजल्ट में है तो हमको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल कितना मार्क्स मिला ये क्लियर नहीं था। अगर सरकार या फिर जो बोर्ड है ऐसा करती है कि हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअल कितना मार्क्स मिला था वो ओमार चेक करती है और उसके हिसाब से अगर वो निकालती है तो ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में 50 का था, फुल मार्क्स 50 का था और 50 में आपने लेकर आया 30 मार्क्स मान लीजिए लेकर आया, तो वो इंडिविजुअल चेक करेगी। तो हमने इससे पहले निकाला था, एक एवरेज करके निकाला था, तो सब सब्जेक्ट में आपका सेम सेम नंबर्स आ जा रहा था। तो इसमें मान लीजिए 50 में आपने 30 लाया, तो हिंदी के में आपको थ्योरी जो 80 मार्क्स का होता है आपका मैट्रिक में, तो उसमें आप कितना लेके आएंगे, देखते हैं कितना आएगा आपका। 50 में जब 30 आ रहा है तो 80 में कितना आएगा, 30/50 गुना 80, ठीक है। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 छक 30 हुआ कितना, 8 छक 48। अगर इंडिविजुअल देखें तो आपको, अगर आपने 50 में 30 लाया है तो आपको 80 में 48 आपको नंबर मिल जाएगा। रही बात जो आंतरिक मूल्यांकन के तहत जो मिलेगा, जो मैंने क्राइटेरिया से पहले बताया उसी के तहत मान लीजिए 48 है, तो आपको मान लीजिए कि बात है कि आपको 15 मिल जाता है। अब जोड़ लीजिए 13 8 5 13 के 3 में 1 4 5 और 1 6, यानी कि आपको 63 नंबर आपको हिंदी में मिल रहा है अगर इंडिविजुअल चेक किया जाए तो। क्योंकि आपको जैसा मान लीजिए एक साथ जो दिया हुआ A+ दिया हुआ है वो मिला के रहता है। अब हो सकता है कि आप किसी में कम लाए हैं, किसी में ज़्यादा लाए हैं। और एक मान लीजिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए आप संस्कृत में आपने क्या किया कि मान लीजिए 20 ही नंबर लेके आए हैं, तो क्या होगा, 50 में मात्र 20 लेके आए हैं, ठीक है। तो आप 80 में कितना लेके आएंगे, 20/50 गुना 80, ठीक है। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 5 चौके 20, 8 चौके 32, यानी कि आप मात्र 80 में 32 लेके आ रहे हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल जोड़ लीजिए, आप ये प्रैक्टिकल तो नहीं, इसमें आंतरिक मूल्यांकन मिलेगा। आंतरिक मूल्यांकन में 20 में आपको जितना मिलेगा उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए कि बात है आपको इसमें 16 नंबर ही मिल गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया और 3 और 1 4, तो आपको संस्कृत में मात्र 48 नंबर मिलेगा। यानी कि बोला जाए अगर सरकार या फिर जो बोर्ड है अगर हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर वो कैलकुलेट करे तो आपको मार्क्स थोड़ा सा कम मिलेगा। और अगर एवरेज जो आपको रिजल्ट में शो कर रहा है जैसे A+, A, B, C ऐसे जो ग्रेड बैठाइए उस आधार पर करें तो एवरेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इंटर के रिजल्ट के बारे में। इसके लिए मैंने देखिए क्या है कि इंटर में जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं उसको लेकर, उसका सैंपल लेकर मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटर में जैसे कि आप जैक बोर्ड में आप अगर देखें तो जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, मैंने देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, यहाँ पे और आप कंप्यूटर की जगह आपका अलग भी सब्जेक्ट्स वगैरह हो सकता है। तो एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया है। देखिए इसके अनुसार क्या है कि आपका 11th में कैसे कैसे मार्क्स मिले। तो 11th में भी आप देखेंगे कि पर सब्जेक्ट का 50-50 करके आपको मार्क्स था। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में 11th में क्या था, 50 मार्क्स का था। 50 में आपने कितना लाया, मान लीजिए 50 में आपने 30 लेकर आया है 11th में, ठीक है।
तो फिजिक्स में जो आपको फुल मार्क्स होता है फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में 12th में आपका जो एग्ज़ाम्स होता है वो आपको 70 मार्क्स का होता है। तो 50 में आपने मान लीजिए 11th में 30 लेके आया फिजिक्स में, तो आप 70 में कितना लेके आएंगे, हम हिसाब करते हैं। 30/50 गुना 70, ठीक है। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। 5 छक 30 हो गया, 7 छक 42। यानी कि अगर आप 50 में 30 लेके आ रहे हैं 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो 70 में आपको 42 मिल जाएगा। रही बात जो 30 नंबर जो प्रैक्टिकल है, वो तो आप जैसे प्रैक्टिकल दिए होंगे उसके हिसाब से मिल जाएगा आपको। मान लीजिए 42 में प्रैक्टिकल कुल 30 होता है, तो 30 में आपको मान लीजिए 25 आपको मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 5 6, यानी कि 67 नंबर आपको मिल रहा है। तो आप थ्योरी वाला तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बाद बाकी प्रैक्टिकल तो आप जैसे प्रैक्टिकल दिए होंगे वैसे हिसाब से ही आपको मिलेगा नंबर, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हो चुका है और जो नहीं भी हुआ है उसका भी प्रैक्टिकल हो जाना है। तो ये फिजिक्स का आपने समझ लिया। मैथ में देखिए क्या है, इसमें 12th में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो मैथ का एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11th में आपने मैथ वाला सब्जेक्ट में 50 में आपने मान लीजिए 30 नंबर लेके आया है, तो मैथ में थ्योरी 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में आप कितना लेके आएंगे, 30/50 गुना 100, ठीक है। ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 5 छक 30, यानी कि 60 नंबर। अगर आप मैथ में 50 में 30 लेके आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड पे, तो आपको 60 नंबर मिलना है आपको, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स या फिर आंतरिक मूल्यांकन वाला ऐसा कुछ है नहीं। अगर किसी में आंतरिक मूल्यांकन होगा, जैसे और भी आर्ट्स वगैरह या फिर कॉमर्स वगैरह में ऐसा कुछ है, तो उसमें आपको 20 में जो क्राइटेरिया मैंने बताया पहले, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा आपको, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा। इंग्लिश में भी वैसे ही प्रैक्टिकल्स होते नहीं, इसमें आंतरिक मूल्यांकन वाला भी नहीं है 12th में। तो 11th में आपको जैसा मार्क्स होगा 50 में जैसा आया होगा उसमें से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 100 में आपको कितना आएगा, जिस तरह से मैंने मैथ का निकाला है उसी प्रकार। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट है वो किस बेस पे आपको आएगा। आप अनुमान लगा के आपका 9th का मैट्रिक वाले 9th का रिजल्ट आपके पास होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, और जो 12th वाले हैं आप 11th का आपके पास रिजल्ट होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा कि आपको थ्योरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स या फिर आंतरिक मूल्यांकन का तो आपको 20 में जितना मिलना है अनुमानित आप कर लेंगे आप। उसके बाद आपको बता दें, ये होने के बाद भी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वैसे कैंडिडेट जो संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से, वो आगामी होने वाले परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। आगामी मतलब नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम्स होगा मैट्रिक और इंटर का, उसमें वो बैठ सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो रिजल्ट अभी जो पब्लिश होगा वो रिजल्ट आपको जैक ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, और आपको बॉन्ड लिखना पड़ेगा कि मेरा जो रिजल्ट है वो रद्द किया जाए। तब आपका जो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम में बैठेंगे उसमें जो रिजल्ट आएगा वो आपका मान्य होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए आपको मेरे हिसाब से हमको ये दिक्कत क्या लग रहा है कि ये 1 साल का जो ड्यूरेशन होगा, वैसा कोई कैंडिडेट्स देखिएगा कोई 9th में अच्छा नहीं किया है रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो 10th में अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। इन्होंने 11th में अच्छा रिजल्ट नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो 12th में भी अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। तो वैसे कैंडिडेट संतुष्ट नहीं होंगे, और उनके लिए 1 साल अगर वेट करना पड़ेगा तो वो दिक्कत है। क्योंकि अगर 1 साल के दरमियान अगर मान लीजिए वो जैसे कॉलेज में उसको एडमिशन कराना, कोई टॉप कॉलेज में जहाँ पे मेरिट बेस पे वहाँ पे एडमिशन्स होता है, तो वैसे में तो वो जो चाहता है उसका जो कॉलेज है जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाह रहा है, तो एडमिशन लेने से तो वो वंचित रह जाएगा वो कैंडिडेट। दूसरी बात ये है कि 1 साल के दरमियान अगर मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आती है, और वैकेंसी जैसे कि आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस वाले जो वैकेंसी आती है, तो उसमें क्या होता है कि 10th पे आपका जो जितना मार्क्स है उसके हिसाब से ही मेरिट बनता है, तो वैसे में तो वो कैंडिडेट छट जाएगा। तो ये कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होगी। तो सरकार को होना चाहिए कि आगामी 1 साल ना करके वो उनका जो भी वैसे कैंडिडेट्स होंगे, वैसा कम ही कैंडिडेट्स होंगे जो असंतुष्ट होंगे, या जो असंतुष्ट होंगे उनके लिए कोई विकल्प बना ले कि उनका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। जैसे कि कॉम्पिटिशन्स में 1 डे एग्जाम्स जो होती है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, या कोई भी ऐसा जो कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए जैसा बने सरकार को, वो ले लेना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मेरे साथ गलत नहीं हुआ है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव जितने भी हैं उनको आप शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।